जी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इंडिया तीसरी एनुअल समिट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई 8 से 10 जुलाई। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल मिला वहाँ मेलबर्न में। उन्होंने जो भारतीय हैं ऑस्ट्रेलियन उनको भी उनसे भी ख़िताब किया। तकरीबन जो रिपोर्ट्स आई हैं 30,000 का मजमा था वहाँ पे और ज़बरदस्त ख़िताब था। अच्छा, एनुअल समिट के बाद जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई। मैं उसी स्टेटमेंट से मुताल्लिक़ बात करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे जो उसका पैराग्राफ 16 है, 16 और 26, इसको थोड़ा सा मौजूद बहस बनाते हैं और पैराग्राफ 27 भी। अच्छा, पैराग्राफ 16 है क्या? उसमें जॉइंट स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया reiterated its strong support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group and building on the Australia-India Nuclear Cooperation Agreement. Both Prime Ministers welcomed finalization and signature of the administrative arrangement which will enable long-term Australian uranium exports to India for exclusively peaceful purposes and under IAEA safeguards. अच्छा, चलिए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का तो मामला बड़े अरसे से चल रहा है और चूँकि अभी तक चीन ने हामी नहीं भरी और चूँकि वहाँ फैसले कंसेंसस की बुनियाद पे होते हैं, तो इसलिए जब तक चीन नहीं चाहेगा भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकता। आप देखिए, ये यूरेनियम की जहाँ तक बात है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा भारत को, और वो सिर्फ़ पुरअमन मकासद के लिए होंगे और वो IAEA सेफगार्ड्स के तहत भी होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली यूरेनियम सप्लाई करके, एक्सपोर्ट्स करके भारत को, या हमारे जनूबी एशिया में आर्म्स रेस को ही हवा दे रहा है। बावजूद इसके कि जो ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आएगा वो तो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या किया जाए कि इंपोर्ट से, अगर भारत इंपोर्ट करता है यूरेनियम, तो जो उसका अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो स्पेयर हो जाती है आर्म्स के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो बात तो एक ही होगी कि अगर आप एक तरफ तो इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि पीसफुल पर्पस इसके लिए होगी, लेकिन जो आपकी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो आपको अवेलेबल हो जाती है कि आप उससे वेपन्स बनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं। तो ये भारत ऑस्ट्रेलिया को समझना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की तरह भारत भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, उसके बड़े ख़िलाफ़ रहा है। तो ये क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया को? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत हमें एक अजीब सा लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो इस साउथ एशिया में यकीनन आर्म्स रेस को प्रमोट ही करेगा, इनडायरेक्टली ही सही, बट उसका नतीजा यही निकलता है। और जो इस वक्त भारत तैयारियां कर ही रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं, या न्यूक्लियर सबमरीन्स भी ले रहा है और हर किस्म का एक, जहाँ 90-100 बिलियन डॉलर तक उसका डिफेंस बजट पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उस फ़िलहाल हमें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इजाज़त नहीं देते कि हम इतना अपने डिफेंस पे खर्च करें। 11-12 बिलियन डॉलर हम भी कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी हमने अपने डिटरेंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन रखा हुआ है। और भारत को बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान इस पुश कम्स टू शव, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। लेकिन हमारा अब अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल जो हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बहुत ऊपर चला गया। हमने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली है कि हम भारत को कन्वेंशनली भी ठीक ठाक जवाब दे सकते हैं। जो कि हमने मार्के हक जो हुआ मई पिछले साल, जो कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ हुआ, हमने वाज़े तौर पे अपनी परफॉर्मेंस न सिर्फ भारत को बताई बल्कि पूरी दुनिया को बताई। अच्छा, एक तो ये हो गया पैराग्राफ 16। आगे चलते हैं तो पैराग्राफ जो है 26, उसमें दहशतगर्दी की बात है
और भारत की ख्वाहिश तो बहुत थी कि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लाया जाए, पाकिस्तान को स्पेसिफ़िकली यहाँ पे कंडेम किया जाए, लेकिन आई एम ग्लैड कि सैनिटी प्रीवेल्ड ऑन द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने उस किस्म की लैंग्वेज को, कंट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज को यहाँ नहीं आने दिया। और इसमें पहलगाम के वाक़े का जिक्र तो है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ देखिए ना, they reiterated their condemnation of terrorist attacks, including the horrific attacks perpetrated at Pahalgam and Bondi Beach. Bondi Beach ऑस्ट्रेलिया में एक टेरर अटैक हुआ था। तो उसमें जो है पहलगाम के आगे जम्मू और कश्मीर नहीं लिखा हुआ, बल्कि इंडिया भी नहीं लिखा हुआ। तो इस वजह से ये ऑस्ट्रेलिया ने एक ज़बरदस्त अच्छा काम किया मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान शुड अप्रिशिएट कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में नहीं आया भारत के। और फिर दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है, वो पैराग्राफ 27 में उसका मेंशन होता है कि ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है इंडिया की जो बिड है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो होना तो है नहीं फ़िलहाल, मुस्तक़बिल करीब में तो कोई ऐसी सूरत नहीं लगती कि ये जो इस्लाहात का मामला है अक़वाम मुत्तहिदा में वो किसी करवट बैठेगा या यूँट। तो ये मामला हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन ये जो यूरेनियम वाला मामला है डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। तो कोई हर्ज नहीं है कि हम यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर थोड़े से अपने ख़दशात का इजहार कर दें, और साथ अप्रिशिएट भी कर दें कि कम अज़ कम पहलगाम के वाक़े पे और दहशतगर्दी के मामले पे उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। और चूँकि उनके इल्म में भी है कि पाकिस्तान तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है, और ये दहशतगर्दी जो हो रही है पाकिस्तान में, इसके पीछे किसी न कहीं हर वाक़े में कहीं ना कहीं भारत का हाथ हमें नज़र आता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं भारत को, अपने ऑस्ट्रेलिया को, और फिर थोड़ा बहुत ये भी कंसर्न्स चले हम शो करते थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है जिसमें हमें कोई कंसर्न हो, लेकिन ये मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की कोशिश यही है कि क्वाड को किस तरह रीएक्टिवेट किया जाए। तो ये भी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो रिपब्लिक डे परेड होती है इंडिया में 26 जनवरी को, उसमें इनवाइट किया जाए, इस पे गुफ्तगू हो रही है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए रिपब्लिक डे परेड पे, तो फिर शायद उसी दिनों में क्वाड की समिट भी भारत में हो जाए। अब ट्रंप का कितना मिजाज है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो आएंगे नहीं आएंगे वी डू नॉट नो, लेकिन बहरहाल ये भी एक प्रपोज़ल चल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।